आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमी दार्शनिक प्लेटो। पश्चिमी दर्शन असल में प्लेटो की दर्शन पर ही धारावाहिक टिप्पणी है। जब जन्म के समय उनका नाम जो दिया गया था वो एरिस्टोक्लीस नाम दिया गया था। एक तीसरा नाम भी है प्लेटो का जो बहुत कम लोग जानते हैं, एरिस्टोकेन शायद उनके फादर का नाम था। जैसे मैथमेटिक्स में आज भी हम प्लेटो के विचारों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और सुकरात का प्रभाव उनके जीवन पर लगातार हमेशा अंत तक दिखाई दिया। उनके जीवन पर, उनके दर्शन पर उनको दिया गया हेमलॉक करके एक जहर था जो उन्होंने पिया। और एथेंस को उस समय स्पार्टा से लड़ाई हुई थी। सबसे पहली दुनिया की एकेडमी प्लेटो ने खोली थी। एकेडमी में अरिस्टो आते हैं, तो इस तरह के मतभेद प्लेटो और अरिस्टो के बीच में रहे हैं। नया स्कूल स्थापित किया लाइसियम नाम से। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमी दार्शनिक प्लेटो। प्लेटो को पश्चिमी दर्शन का फाउंडेशनल फिलोसोफर कहा जा सकता है। इसी बात को कहने के लिए 19वीं शताब्दी के दार्शनिक ए.एन. व्हाइटेड हैं, जिन्होंने कहा है कि पश्चिमी दर्शन असल में प्लेटो के दर्शन पर ही धारावाहिक टिप्पणी है या प्लेटो के दर्शन का पर किए गए फुटनोट्स है। तो इससे हम पश्चिमी दर्शन में प्लेटो के महत्व को समझ सकते हैं। प्लेटो के नाम को लेकर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। असल में प्लेटो का जो नाम है ग्रीक भाषा में वो प्लाटून है, और जब हम इंग्लिश में उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं तो एन को हम छोड़ देते हैं और प्लेटो प्रोनाउंस करते हैं। ग्रीक अच्छे संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हुई थी। जब जन्म के समय उनका नाम जो दिया गया था वो एरिस्टोक्लीस नाम दिया गया था। उनके फादर या उनके दादा के नाम पर ये नाम दिया गया था। एरिस्टोकेन शायद उनके फादर का नाम था। ये नाम चला, लेकिन जैसे जैसे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई बहुत अच्छे तरीके से करवाई उनके परिवार ने, और वो डिफरेंट तरीके की चीजों में निपुण हो गए थे। जैसे मैथमेटिक्स में आज भी हम प्लेटो के विचारों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। एजुकेशन में उनके विचारों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीति शास्त्र में उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा लॉजिक में भी उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इस तरह से प्लेटो के जो बौद्धिकता का स्तर है वो बहुत बृहद था। तो एरिस्टोक्लीस से उनका नाम प्लेटो जो रखा गया वो किसी उनके गुरु ने ही रखा, क्योंकि उनका बृहद क्षेत्र शिक्षा का रहा और वो खुद दिखने में भी लंबे चौड़े थे। तो प्लेटो का, प्लेटून का असल में ग्रीक जो शब्द है वो बृहदता को दर्शाता है। तो इसलिए उनका नाम प्लेटो पड़ गया, जो कि एक निकनेम था बेसिकली, लेकिन आज हम उनको प्लेटो के नाम से ही जानते हैं। एक तीसरा नाम भी है प्लेटो का जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उसका दूसरे तरह से बड़ा उपयोग होता है, जिसको हम बोलते हैं अफलातून। असल में प्लाटून जब फारसी में या अरबी में ट्रांसफर हुआ तो प्लाटून की बजाय अफलाटून या अफलातून बन गया, और हम अफलातून का दूसरे तरह से उपयोग करते हैं कि बड़ा ही अफलातून बन रहा है। तो अजीबोगरीब इस सेंस में भी, क्योंकि इतना सब कुछ प्लेटो ने किया तो वो लगता है कि ये असंभव सा कार्य है। तो अफलातून भी उनका एक नाम है। सबसे जो महत्वपूर्ण घटना जो हुई प्लेटो के जीवन में वो हुई कि वो 20 वर्ष की उम्र में उस समय के जो मशहूर दार्शनिक थे एथेंस के, सुकरात, उनसे उनको मुलाकात हुई। और सुकरात का प्रभाव उनके जीवन पर लगातार हमेशा अंत तक दिखाई दिया, उनके जीवन पर, उनके दर्शन पर। तो सुकरात से जब वो मिले थे, सुकरात उस समय चौराहे पर लोगों से, युवाओं से मिला करते थे और उनके किसी भी विषय पर तार्किक डिस्कशन किया करते थे, जिसे हम डायलेक्टिक मेथड भी कहते हैं या डायलॉजिकल मेथड भी कहते हैं, जिसमें किसी भी चीज को जानने के लिए सुकरात एक डायलॉग क्रिएट करते थे। जैसे कि मान लीजिए अगर सवाल पूछा जाए कि सुंदरता क्या है, तो वो सुंदरता को लेके सामने वाले व्यक्ति से पूछते थे, भाई तुम्हारे लिए सुंदरता क्या है। जब वो जवाब देता था तो फिर उसमें फिर से कुछ दिक्कतें दिखाते थे और फिर से सवाल पूछते थे, और इस तरह से सुंदरता को समझने का प्रयास करते थे। इसी तरह से डिफरेंट अवधारणाओं को समझने की ये कोशिश होती थी, जिसे वो डायलॉग बोलते थे या डायलॉजिकल मेथड आजकल हम उसको बोलते हैं। इसी मेथड पे आधारित प्लेटो ने अपने ज्यादातर बुक्स भी लिखी हैं। रिपब्लिक है या फीडो है या सिंपोजियम में, ज्यादातर जो किताबें हैं प्लेटो ने लिखी हैं वो डायलॉजिकल मेथड में ही लिखी हैं, जिसमें प्लेटो ये करते हैं कि अलग अलग डिफरेंट दार्शनिक जो उनके समय में जीवित हैं और जो कि पहले के दार्शनिक हैं, उनको एक साथ बिठाकर आपस में वाद विवाद या संवाद कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि सत्य को जाना जा सके। तो ये इन्फ्लुएंस रहा सोक्रेटिस का प्लेटो के जीवन पर बहुत ज्यादा। और प्लेटो के समय में अगर हम ग्रीक या एथेंस की स्थिति को देखना चाहें तो एथेंस को उस समय स्पार्टा से लड़ाई हुई थी और उसमें ग्रीक हार गए थे ग्रीस। तो जो करप्शन और तमाम तरह की ऐसी स्थिति थी जो प्लेटो के अनुसार से डिग्रेडिंग थी उस समय पर, ग्रीक जो है अपने चरम स्थिति से नीचे की ओर जा रहा था। और उसी समय में सबसे बड़ी जो दुर्घटना हुई 399 BCE के समय में, तो उस समय पे सुकरात को जहर का
का प्याला पीना पड़ा और उनको एक सजा दी, उनके खिलाफ मुकदमा किया गया कि वो यूथ को करप्ट कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग या एक डायलॉजिकल मेथड के द्वारा, बुद्धि के द्वारा चीजों को समझने की क्षमता डेवलप कर रहे थे। तो ये चीज राज्य को उस समय पे पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके लिए उनके ऊपर केस किया और उस केस के अंत में निर्णय आया कि सजाए मौत दी जाएगी और जहर उनको दिया गया। हेमलॉक करके एक जहर था जो उन्होंने पिया और इस पूरी घटना का प्लेटो के जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ा है। और अगर हम सोक्रेटिस के जीवन को देखें तो सोक्रेटिस को वहां पर मौका था कि वो वहां से जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। लेकिन इस पूरी स्थिति जो बनी और जिसमें सोक्रेटिस को मरना पड़ा या वो जहर पीना पड़ा, ये स्थिति ने प्लेटो को बुरी तरह से हिला दिया। और प्लेटो इसके बाद में वहां से एथेंस से चले गए थे या भागना पड़ा था उनको, और वो फिर उस समय तमाम देश उन्होंने घूमे और मिस्र तक वो आए थे और काफी दिनों तक घूमते रहे। लगभग जब वो वापस गए 280 BCE के आसपास, तो उन्होंने दोबारा से एथेंस में जाकर अपनी एक स्कूल को स्थापित किया जिसको एकेडमी का नाम दिया जाता है। तो आजकल हम जितनी भी एकेडमी देखते हैं वो बेसिकली सबसे पहली दुनिया की एकेडमी प्लेटो ने खोली थी। और वो जो एकेडमी थी वो एक तरह से गुरुकुल स्टाइल में थे, वहां पर कोई फीस नहीं ली जाती थी, वहां लोग रहते थे और अपने आप ऐसी व्यवस्था करते थे कि जिससे वो चल पाए एकेडमी। और उस एकेडमी में मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती थी और फिलॉसफी भी और तमाम चीजें जो भी जीवन से जुड़ी हुई होती थी, एथिक्स, ये सारी विषयों पर बातचीत हुआ करती थी। एक तरह से हम कह सकते हैं जो मॉडर्न वेस्टर्न यूनिवर्सिटी हैं उनकी आर्च टाइप, उनकी जो शुरुआत है वो एकेडमी से हुई है। एकेडमी उसकी प्रेडेसेसर है। इस तरह से ही भारत में अगर आप देखेंगे तो नालंदा, तक्षशिला की जो विश्वविद्यालय थे, हम उनसे उसी तरह की उस समय पे एकेडमी स्थापित करी प्लेटो ने। क्योंकि सोक्रेटिस की मृत्यु से उस समय एक तरह का मेजोरिटेरियन या डेमोक्रेटिक एक सिस्टम हुआ करता था एथेंस में, जिसके तहत सोक्रेटिस को सजा दी गई थी। तो प्लेटो के इस तरह के विचार डेवलप हो गए थे और वो इस पे लगातार सोचने लग गए थे कि किस तरह का राज्य होना चाहिए, किस तरह की समाज की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो न्यायोचित व्यवस्था हो। तो न्याय पे लेके, राज्य की स्थिति को लेके, शिक्षा को लेकर तमाम चीजों पर वो लगातार चिंतन करते रहे। और उन्होंने लौट के जब आए एकेडमी में, उस समय पर काफी मैच्योर साहित्य लिखा है। उनमें से एक मैग्नम ओपस रिपब्लिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसको हम में से अगर मौका लगे तो उसका पढ़ना चाहिए। तो उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि डेमोक्रेसी जो है वो मेजोरिटेरियन व्यू होता है, ज्यादातर भीड़ की सोच होती है, उस पर काम करती है और उसमें बहुत अच्छी से तरक्की नहीं हो सकती है पूरे मानव समाज की। इसलिए उन्होंने एक सामाजिक या एक राज्य का ऐसा स्ट्रक्चर की कल्पना करी जिसमें फिलोसोफर किंग हो। किंग ऐसा हो जो कि बौद्धिकता से काम करता हो, न्यायोचित ढंग से काम करता हो, उसको राजा बनना चाहिए और वही निर्णय करे। इस राजा की तुलना वो एक तरह से शिप का जो कैप्टन होता है उससे करते हैं और दूसरी ओर जो डॉक्टर फिजिशियन होता है उससे तुलना करते हैं। उनका मानना है कि जैसे फिजिशियन को पता होता है कि मरीज की बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है, हो सकता है वो इलाज कई बार पेनफुल भी हो, ऐसे ही जो दार्शनिक राजा होगा, फिलोसोफर किंग होगा, उसको पता होगा कि उसके लोगों को, उस राज्य के लोगों के लिए सही चीज क्या है और वो सही दिशा में उस राज्य को ले जा पाएगा। तो ये सोच जो थी इसके बाद उन्होंने डेवलप करी और आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। इस पे हमने बातचीत करी है न्याय को लेकर, जस्टिस को लेकर, थ्योरी ऑफ जस्टिस प्लेटो की क्या है, इस पे हमने अलग से एक वीडियो बनाई है। आप चाहें तो वो वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। तो राज्य को लेकर प्लेटो के विचार बहुत क्लियर हो गए थे और वो एकेडमी में इसी समय पर जब हम देखते हैं कि प्लेटो के शिष्य के रूप में एकेडमी में अरिस्टू आते हैं और अरिस्टू 20 साल लगभग प्लेटो के साथ रहे हैं। और जब प्लेटो की लेकिन बहुत सारी मान्यताओं से और बहुत सारे दर्शन से वो सहमति नहीं रखते हैं और उसको उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है, खास करके प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में जो, और इवन शरीर को लेके जो उनकी धारणा है, इसको लेके इनके बीच में मतभेद रहा है। महिलाओं को लेके जो प्लेटो की धारणा है उसको लेके भी अरिस्टू का मतभेद प्लेटो के साथ में रहा है। जैसे कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में बेसिकली प्लेटो ये मान के चलते हैं फॉर्म्स जो है, आइडियाज जो है, इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, ये फिजिकल वर्ल्ड उसकी कॉपी है और जो आइडियाज है वो दूसरे वर्ल्ड में रहते हैं। इस चीज को अरिस्टू नहीं मानते हैं। अरिस्टू का मानना है जो फिजिकल है उसी वहीं पर आइडियल भी है या पर्टिकुलर में ही यूनिवर्सल भी है। इस विषय प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज क्या है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इस पर हमारी एक अलग से डिटेल्ड वीडियो है जिससे आपको समझ बनेगी कि वो क्या बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ आइडियाज में। इसके अलावा प्लेटो ये मानते हैं कि आत्मा एक शरीर से अलग है और आत्मा एक तरह से शरीर में बंधन में है। इसको अरिस्टू नहीं मानते। अरिस्टू का मानना है कि आत्मा शरीर का या बॉडी का ही इंटीग्रल पार्ट है, उसका अभिन्न हिस्सा है, अलग से दो पार्ट नहीं है।
तो इस तरह के मतभेद प्लेटो और अरस्तु के बीच में रहे हैं। और प्लेटो अपना जीवन आयु उनका देखें तो काफी ग्रीक एवरेज से काफी अच्छा था। वो 80 वर्ष तक लगभग जिए थे और 80 वर्ष में जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद में अरस्तु ने अपना नया स्कूल स्थापित किया लाइसियम नाम से। और फिर इसी के साथ में प्लेटो के ही विचारों को नए तरीके से डेवलप करके अरस्तु ने आगे बढ़ाया। तो ये मोटे तौर पे हमने कुछ बात करी है कि प्लेटो के कौन कौन से मुख्य आइडियाज थे और प्लेटो का जीवन किस तरह का था, किन परिस्थितियों में था। हालांकि हिस्टोरिकली हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं प्लेटो के बारे में, लेकिन वैचारिक तौर पर प्लेटो का महत्व आज भी बहुत ज्यादा है।